पिडिलाइट इंडस्ट्रीज अब आ रहा है लैंडिंग बिजनेस में। तो बेसिकली लैंडिंग 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 आप हर जगह सुन रहे होगे, हर कंपनी अब लैंडिंग में आ रही है। ऐसे पिछले 10 साल में जो पर्सनल लोन्स है उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ी है और इंडस्ट्रियल लोन्स की ग्रोथ कम हुई है। तो इसकी वजह से आरबीआई ने एक बीच में सर्कुलर दिया था, अब पॉलिसी लॉन्च की है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्वेस्टोपीडिया इंडिया, वर्ल्ड ऑफ वेल्थ क्रिएशन विद शेफाली गर्ग। यस, तो ये जो ग्लिम्पसेस ये देख के आपने एकदम सही गैस किया है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्रेडिट बबल की। क्या है ये क्रेडिट बबल, क्या रीजन है इस क्रेडिट बबल के बनने का, बढ़ने का, और कैसे ये क्रेडिट बबल ओवरऑल इकोनॉमी को, इंडिया की या फिर स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट कर सकता है, आपके इन्वेस्टमेंट्स को इम्पैक्ट कर सकता है, कौन से स्टॉक्स है जो डायरेक्टली इसकी वजह से इम्पैक्ट होंगे, और फिर आपकी स्ट्रेटेजी इसके लिए क्या होनी चाहिए, आरबीआई क्या पॉलिसी लेके आया है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, सारी चीजें हम डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखिएगा। एंड बिकॉज यू नो ये जो ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट्स है, इन्वेस्टमेंट्स, लोन्स, स्टॉक मार्केट, ये सारी चीजें बहुत डायनामिक है। इसमें हर दिन बहुत कुछ होता रहता है और इसीलिए हम लोग रात दिन रिसर्च करते हैं। तो ये रिसर्च आप तक वीडियोस और शॉर्ट्स के थ्रू हम पहुंचाते जरूर है, लेकिन सारी चीजें डे इन डे आउट पहुंचाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है, इसलिए हमने फ्री फाइनेंशियल कम्युनिटी बनाई है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप डे इन डे आउट बेसिस पर अपडेटेड रहे, तो ये फ्री फाइनेंशियल कम्युनिटी ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आप मुझसे यू वांट टू रीच आउट टू मी, मुझसे आपको कोई हेल्प चाहिए या फिर मेरी टीम को आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9821611667 पे। यूट्यूब मेंबरशिप्स के लिए आप ज्वाइन बटन के थ्रू ले सकते हैं, और अगर आप समझना चाहते हैं कि कौन सी मेंबरशिप आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9821611667 पे। नाउ लेट्स गेट विद टुडेज वीडियो। सो बेसिकली सबसे पहले हम बात करेंगे क्रेडिट बबल। जो ये टर्म बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, व्हाट डज इट मीन? अगर लेमैन लैंग्वेज में अगर हम देखें, क्रेडिट मतलब लोन्स, जो बोरोइंग पर पैसा लिया है, एंड बबल मतलब कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का हाइप्ड फॉर्म, राइट? अब क्या ये क्रेडिट बबल है, क्यों इस तरीके से इस अभी बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ गया, उसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली आपने इस शॉर्ट में भी देखा, पिडिलाइट जिसका इस फाइनेंशियल मार्केट से ही कोई लेना देना नहीं है, वो लैंडिंग बिजनेस में आ रहा है। एयरटेल लैंडिंग बिजनेस में आ चुका है, और भी बहुत सारी कंपनीज जो लैंडिंग बिजनेस में आ रही है। क्यों आ रही है? आपने देखा होगा, जब भी आप अमेजोन के थ्रू या किसी भी ऐप के थ्रू कुछ बाय करते हो, अगर 2000 3000 का रिटेल एक साड़ी भी आप बाय कर रहे हो, तो आपको ऑप्शन आता है कि इजी ईएमआई में आप पे कर दो, इंटरेस्ट फ्री ईएमआई में आप पे कर दो। बहुत सारी छोटी छोटी एप्स आ गई है जो आपको फ्री में 10,000 15,000 रुपए का क्रेडिट तो आपको बहुत इजीली मिल जाता है। इवन फॉर ग्रोसरी शॉपिंग, सिंपल, और इस तरह की बहुत सारी एप्स आ गई है। सो इससे हो क्या रहा है बेसिकली, कई बार हाई इंटरेस्ट रेट पे भी लोग इसके थ्रू एक तो पैसा ले रहे हैं, जो विच इज़ लाइक जो पहले के टाइम पे चलता था कि साहूकार पैसा दे रहा है लोगों को, और वो इतना बोरोइंग पे काम करते थे कि उनको एक्चुअली कभी वो सेव कर ही नहीं पाते थे, वो एक ट्रैप में फंस जाते थे, और अगर इनकम नहीं है तो फिर एवरीथिंग इज कोलैप्स। सेकेंड प्रॉब्लम ये हो रही है कि लोगों को अपनी बाइंग कैपेसिटी का आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रहा है, और जो उनकी बाइंग कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोग बाय कर रहे हैं। अब इससे कंपनीज को क्या नुकसान है? कंपनीज को तो फायदा ही है, इसीलिए कंपनीज एंटर करिए, ऐसा नहीं है। सो बेसिकली आपने वो कार्ड्स वाला वो बनाया है कि आप जब एक लेयर लगाते हो, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे करके, बट अगर नीचे वाली लेयर में कोई प्रॉब्लम हुआ तो पूरा ही वो बैठ जाएगा, पूरा गिर जाएगा, राइट? तो वही प्रॉब्लम है। देखिए, जो एंड यूजर है उसको जब ये बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे, क्योंकि अगर हाई इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिल रहा है तभी फाइनली ये जो एप्स है या छोटी छोटी एनबीएफसी है, इनको फायदा होगा। अगर बहुत सस्ता लोन होगा तब तो उनको इतना बेनिफिट होगा नहीं, राइट? तो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो पैसा इनको मिल रहा है लोगों को, और वो अपनी बाइंग कैपेसिटी से ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, तो देयर वुड बी अ पॉइंट, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई, सपोज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम हुई या कुछ भी प्रॉब्लम हुई इकोनॉमी में थोड़ी सी भी, तो ये लोग डिफॉल्ट करने लगेंगे, जैसा फाइनेंशियल क्राइसिस, सब प्राइम क्राइसिस जब 2008 में आया था उस टाइम पे होने लगा था। जब ये लोग डिफॉल्ट करने लगेंगे, तो क्योंकि ये छोटी छोटी एनबीएफसीज इनके पास ज्यादा पैसा नहीं है, इन लोगों को फाइनेंशियल क्रंच आएगा, इन्होंने अल्टीमेटली बोरोइंग करी है, वहां पर कोलैप्सेस होने लगेंगे पेमेंट में, और इस तरीके से ओवरऑल ऊपर तक सारी ही इकोनॉमी को प्रॉब्लम आएगी, इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आएगा। बी इट जो इन एनबीएफसीज या इन लैंडिंग कंपनीज के स्टॉक्स है स्टॉक मार्केट में, या फिर जो ओवरऑल इकोनॉमी है, या फिर जो बैंक्स है, अगर बैंक्स को फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गई, बैंक्स कोलैप्स होने लगे, तो पूरी इकोनॉमी ही बैठ जाएगी, जैसा कि 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस में हुआ था, जब लेमन ब्रदर्स जैसे बड़े बड़े बैंक कोलैप्स हुई, तो ओवरऑल यूएस की इकोनॉमी कोलैप्स हो गई, और वो जो कोलैप्स हुआ उसका ग्लोबल इम्पैक्ट आया।
सो दिस इज नॉट दैट सिंपल, दिस इज सीरियस। स्टार्ट कहाँ से हुआ था? कंज्यूमर लोन से। तो आपको याद होगा पिछले साल भी मैंने कंज्यूमर लोन पे भी एक वीडियो बनाया था, एक शॉर्ट भी बनाया था कि मतलब किस तरीके से ये जो बहुत ज्यादा लैंडिंग बढ़ रही है, दिस इज डेंजरस। अगर अब हम ये जो मैंने आपको थ्योरी बताई इसको फैक्ट्स एंड फिगर्स से सब्सटेंशिएट करें तो आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट है। इस चार्ट को आप समझने के लिए इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। 2007 से 2013 तक का एक पीरियड हम लेंगे और 2013 से लेके फिर हम लेंगे 2023 का। तो आप देखिए इस चार्ट में ये दिखाया है कि जो पर्सनल लोन्स है वो 2007 से 2013 में डिक्लाइन हुए थे, लोगों ने पर्सनल लोन लेना कम कर दिया था। और इसी सेम पीरियड में जो इंडस्ट्रियल लोन है वो बढ़ गया था फ्रॉम 36% टू 43%, यानी बैंक का फोकस पर्सनल लोन से इंडस्ट्रियल लोन पे आ गया था। पर्सनल लोन उस टाइम पे बहुत महंगे मिल रहे थे, राइट। अगर आप एग्रीकल्चर लोन देखिए इसी पीरियड में तो सिर्फ 11 से 13% का ग्रोथ है 2007 से 2013 में। और अगर सर्विसेज में जो क्रेडिट है उसका आप देखिए तो 22 से 23, तो इतना कोई चेंज नहीं आया। जब आप सेकेंड फेज देखोगे यानी कि 2013 से 2023, तो जो ट्रेंड है वो एकदम रिवर्स है। यहाँ पर इंडस्ट्रियल क्रेडिट जो है वो हाफ हो गया है। और अगर आप देखो पर्सनल लोन, तो पर्सनल लोन जस्ट डबल हो गया है, 32% हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि काफी सारे इस टाइम पे इंडस्ट्रियल लोन्स जो बड़े लोन्स है उनके डिफॉल्ट्स हुए। देखो अभी बहुत सारे हम पिछले 4-5 साल में हर कंपनी का सुन रहे हैं कि वो डेट रीपेमेंट के लिए आईपीओ लेके आ रहे हैं या फिर डेट रीपेमेंट पे फोकस कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स लेके आ रहे हैं, जीरो डेट कंपनीज। तो डेट फ्री कंपनीज होने का ट्रेंड बहुत बढ़ गया है। लेकिन जो पर्सनल लोन है, कंज्यूमर लोन है, वो आपने बहुत सुना होगा। लोग बड़ी बड़ी चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स ले रहे हैं लोन पे, इवन आजकल छोटी बड़ी चीजें लोन पर लेने लग गए हैं। इट्स वेरी इजी कि आपके अकाउंट से छोटा सा इवन आईफोन भी अगर लोगों को खरीदना है, इट्स नॉट अ लग्जरी आइटम एनीमोर। आप देखोगे हर किसी के पास है, क्यों? क्योंकि ईएमआई पे अवेलेबल है। सो जो बैंक्स हैं उन्होंने इंडस्ट्रियल लोन से अपना फोकस पर्सनल लोन पे करा, उनको बहुत सस्ता करा। फिर ये एनबीएफसीज आ गई जो और सस्ते में देने लग गई, फ्री इंटरेस्ट रेट पे देने लग गई, इस तरह की चीजें होने लग गई और ये ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ गया। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं, ये ग्लोबली ओवरऑल दी वर्ल्ड ये ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। नाउ अब हम बात करेंगे इसके इम्पैक्ट की, इकोनॉमिक इम्पैक्ट की। अगर हम बात करें कि इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हो सकता है, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस के वक्त क्या हुआ था, देखिए जब 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी तो क्या हुआ था कि जो हाउसिंग प्रॉपर्टीज है, रियल एस्टेट है, उसके रेट्स बहुत बढ़ रहे थे। तो बैंक्स को प्रॉफिट कमाने के लिए बैंक्स ने प्रॉपर्टी लोन्स, हाउस लोन्स देना स्टार्ट किया। पहले उन लोगों ने लोन लिया जिनकी पेइंग कैपेसिटी थी, उन्होंने प्रॉपर्टीज ली, रेट बढ़ रहे हैं। मोरओवर बैंक्स को और लोग चाहिए थे जो ये लोन ले, तो नीना ग्रुप को लोन्स देना स्टार्ट किया गया, नो इनकम नो एसेट ग्रुप्स को, ये सोच के कि जो अल्टीमेटली वो होम लोन ले रहे हैं, तो जो होम वो खरीद रहे हैं उसका तो रेट बढ़ेगा ही, एंड बैंक्स कैन ऑलवेज रियलाइज देयर लोन्स, मतलब कि जो उन्होंने पैसा दिया है वो तो वो वापस से रिकवर कर ही लेंगे। बट हुआ क्या, ये जो नीना ग्रुप था, जो नो इनकम नो एसेट, इसमें बहुत ज्यादा लोगों ने डिफॉल्ट किया लोन्स में, ठीक है। अब बहुत ज्यादा लोगों ने डिफॉल्ट किया तो जो बैंक ने अपना पैसा रिकवर करने के लिए जितनी भी प्रॉपर्टी थी ये ऑक्शन पे लगाई, बेचने के लिए लगाई। अब मार्केट में क्या हुआ कि सप्लाई बढ़ गया, एंड डिमांड कम हो गई। जो बेसिक सबसे बेसिक लॉ है इकोनॉमिक्स का कि अगर सप्लाई बढ़ेगा डिमांड कम होगी तो रेट नीचे जाएगा, अगर सप्लाई कम होगी डिमांड बढ़ेगी तो रेट ऊपर जाएगा, राइट। तो वही हुआ, सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा घर अवेलेबल है बिकने के लिए, बट बाइंग कैपेसिटी लोगों की नहीं है। ज्यादातर लोग या तो ले चुके हैं या फिर बाइंग कैपेसिटी ही नहीं है। तो डिमांड कम हो गई और रेट्स जो है प्रॉपर्टी के वो गिरने लग गए, रेट्स गिरने लग गए, लोन ज्यादा कर दिया हुआ है। तो एक बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई, एवरीवन स्टार्टेड सेलिंग ऑफ, बैंक्स धीरे धीरे उन्होंने भी कहीं से क्रेडिट ले रखा है वो डिफॉल्ट करने लग गए, एंड ओवरऑल जो सिस्टम था वो कोलैप्स हो गया। और इस वजह से बड़े बड़े बैंक्स लाइक लेमन ब्रदर्स कोलैप्स्ड। अब ये जो बैंक्स होते हैं ग्लोबली पैसा लेते हैं, तो अब इसका ओवरऑल इम्पैक्ट ग्लोबली आया। इन्वेस्टर्स जिन्होंने सब प्राइम लैंडिंग एसेट्स क्लासेस, जो डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं, उनमें पैसा लगाया था, उनका पैसा डूबने लगा। सो ओवरऑल इतना बड़ा 2000 फाइनेंशियल क्राइसिस आपने जो सबने विटनेस किया है, आप में से कई लोगों को याद भी होगा, तो बहुत ज्यादा बड़ा इतना क्राइसिस आया। सो सिमिलरली अभी ये जो सिचुएशन है, दिस कैन ऑल्सो लीड टू, उतना बड़ा अगर नहीं तब भी इसका इम्पैक्ट काफी बड़ा हो सकता है। अब इसमें दो चीजें हैं, एक इंडिया में इम्पैक्ट, एक ग्लोबली इम्पैक्ट।
तो 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे भी इंडिया में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया था क्योंकि इंडिया के नॉर्म्स तब भी बहुत स्ट्रिक्ट थे। जनरली जो इंडियन इकोनॉमी है या इंडियन गवर्नमेंट है या इंडियन आरबीआई है, वो बहुत ही कंज़र्वेटिव पॉलिसीज़ बनाता है। बहुत ज़्यादा अगर आप वैसे भी देखोगे कि जो अमेरिकन कल्चर है वो है मंडे टू फ्राइडे आप काम करो, सैटरडे संडे आप स्पेंड करो। इंडिया में वो कल्चर नहीं है। तो इंडिया में जनरली द टेंडेंसी इज़ टू सेव, टेंडेंसी इज़ टू प्रिपेयर फॉर वर्स्ट टाइम। तो अभी आरबीआई पहले ही बहुत एक्टिव हो गया, एक वार्निंग लेटर इश्यू करा नवंबर 16 को, और अब वो पॉलिसी लेकर आ गया जहाँ पे उन्होंने कहा कि भई आप जो प्रोविज़निंग करते हो कि आपने जो लोन दिया है, ये अगर डिफ़ॉल्ट भी होता है तो हमारे पास इसका कैश रिज़र्व है, वो प्रोविज़निंग आपको बढ़ानी पड़ेगी, फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़, जो आरबीआई क्रेडिट दे रहा है बैंक्स को, उसका रेट बढ़ा देगा। उससे क्या होगा कि आरबीआई ने क्रेडिट दिया है बैंक्स का, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, तो जो बैंक फर्दर लेंडिंग कर रहा है छोटी एनबीएफसीज़ को या फिर रिटेल लोगों को, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। अब क्योंकि एनबीएफसीज़ को पैसा महँगा मिल रहा है, तो वो भी महँगा पैसा देंगे। तो अब जब ओवरऑल लोन्स महँगे हो जाएँगे, तो लोग लोन्स लेना कम कर देंगे। सो दिस इज़ अ प्रिकॉशनरी स्टेप व्हिच आरबीआई इज़ टेकिंग। तो अभी हमने 3 पार्ट्स वीडियो के कवर कर लिए। क्या है ये क्रेडिट बबल? क्यों ये क्रिएट हो रहा है? और क्या इसका इम्पैक्ट हो सकता है? और क्या आरबीआई पॉलिसीज़ ले रही है, राइट? अब हम बात करते हैं, लास्ट 2 पार्ट्स हमारे रह गए कि इम्पैक्ट ऑन स्टॉक मार्केट एंड व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटेजी। तो अब जब हम इम्पैक्ट ऑन स्टॉक मार्केट की बात करें, तो देखिए, जब अगर बबल बर्स्ट हो जाएगा, जो इसका एक्सट्रीम फॉर्म होगा, क्योंकि बबल के फेजेस होती है, तो जैसे फर्स्ट फेज में क्या हुआ, और डिस्प्लेसमेंट हुआ कि लोगों को एक नया एरिया दिखा पैसे कमाने का, कि ऐसा कुछ कंज्यूमर लोन्स वगैरह अवेलेबल नहीं थे, लोगों को चीज़ें लेनी होती थी, वो नहीं ले पाते थे, पैसे इकट्ठे करते थे, लेते थे, बहुत बड़ी अचीवमेंट होती थी। तो ये एक आइडेंटिफ़ाई किया गया कि लोगों की इनकम है, अगर इन्हें एक साथ इतना बड़ा अमाउंट नहीं, छोटे-छोटे अमाउंट्स पे करने पड़े, तो इट वुड बी ईज़ियर फॉर देम टू बाय। तो इसलिए कंज्यूमर लोन लेके आए लोग, कि जो इंडस्ट्रीज़ है, जो लैंडिंग कंपनीज़ है, वो लेके आईं कि कंज्यूमर लोन के थ्रू हम भी पैसा कमा सकते हैं और लोगों के लिए ये ईज़ी होगा लेना। अब ये जब देखा कि इसमें बहुत पोटेंशियल है, तो बहुत सारे लैंडर्स आने लग गए इसके अंदर। कॉम्पिटिशन में उन्होंने रेट्स वगैरह कम करे पहले। अब लोगों को एडिक्शन लग गया, बहुत सारे लोग लेने लग गए। धीरे-धीरे उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना स्टार्ट किया। एक यूफोरिया क्रिएट हो गया, एवरीवन इज़ नॉट बाइंग विदाउट थिंकिंग, और बहुत सारी कंपनीज़ आ गई, हर तरह की कंपनी आ गई। अब एक बार आप इस ट्रैप में फँस चुके हो, आप लोन ले लेके सारी चीज़ें कर रहे हो, तो अब महँगा भी मिल रहा है, तो आपको लेना ही पड़ रहा है। सो अब आप ऐसे देखोगे, बहुत सारे लोग मेरे पास क्वेरी आती है, जिनके पास में जितनी इनकम है उतनी पूरी उनकी ईएमआई है, दे डोंट हैव एनीथिंग टू सेव। वो कुछ कर ही नहीं सकते, दे आर इनटू अ ट्रैप। कैसे बाहर आएँ? क्योंकि उन्हों वो पूरा ईएमआई पे ही काम चल रहा है उनका, जितनी इनकम हो रही है उतनी पूरी ईएमआई में चली जा रही है। एकदम पीक पर ये पहुँच चुका है। अब यहाँ से डेफ़िनिटली जो बबल है उसके बर्स्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और जब बर्स्ट होगा, जब ऐसे थोड़े बहुत डिफ़ॉल्ट होने लगेंगे और या एनबीएफसीज़ एग्ज़िट करने लगेंगे या एनबीएफसीज़ डूबने लगेंगे, तो एक पैनिक क्रिएट हो जाएगा। फिर बैंक्स बहुत ज़्यादा रिकवरी स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो एक पैनिक सिचुएशन तक हम पहुँच चुके हैं। यूफ़ोरिया प्रॉफ़िट टेकिंग सिचुएशन में पहुँच चुके हैं, बहुत जल्दी हम पैनिक सिचुएशन, जो लास्ट स्टेज है बबल की, उसमें एंटर करने वाले हैं। तो अभी यहाँ पर जो स्मार्ट बैंक्स हैं, वो तो महँगा कर देंगे अपनी रिकवरी करके लोन वगैरह, तो उनको इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन जो छोटी एनबीएफसीज़ हैं, छोटे बैंक्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होंगे। तो अगर ये पैनिक सिचुएशन में एंटर होता है, डायरेक्टली इंडियन इकोनॉमी एंटर होती है और ये बबल बर्स्ट होता है, तो ओवरऑल स्टॉक मार्केट पे, ओवरऑल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आएगा। अगर इंडिया इस पैनिक सिचुएशन में डायरेक्टली नहीं एंटर होता है, आरबीआई की वजह से बच जाता है, तो क्या होगा कि स्पेसिफिक स्टॉक कैटेगरीज, स्पेशली फाइनेंस स्टॉक्स पे इम्पैक्ट आएगा, और जो ग्लोबली होगा उसका तो ओवरऑल स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट आता ही है, वो आपको पता है। नाउ इंडिविजुअली अगर हम स्टॉक्स की बात करें कि क्या इम्पैक्ट आएगा और क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो देखिए, जो सबसे पहले इम्पैक्ट आएगा जो न्यू एंट्रेंट्स है, जिनका लैंडिंग से कोई लेना देना नहीं है और वो अननेसेसरीली यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, जैसे कि पिडिलाइट, एयरटेल। ये एयरटेल तो ऑलरेडी एंटर कर चुका है, तो इन कंपनीज के जो प्रॉफिट्स है वो गिरेंगे, क्योंकि अननेसेसरी दे आर एंटरिंग इनटू अ न्यू स्पेस जहाँ पे ऑलरेडी एक बबल क्रिएट हो चुका है। सेकंड, जो न्यू एज फाइनेंस कंपनीज है लाइक पेटीएम एंड ऑल, इन पे इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत महंगे बोरोड मनी पर प्ले कर रहे हैं, सो दे वुड बी इम्पैक्टेड। उसके बाद में जो छोटी छोटी एनबीएफसीज है, वो इम्पैक्ट होगी। छोटी छोटी एनबीएफसीज के बाद में इम्पैक्ट होंगे छोटे छोटे बैंक्स, फिर इम्पैक्ट होगी बड़ी एनबीएफसीज, और उसके बाद में जो क्रेडिट पे ही सिर्फ कंपनीज काम कर रही है, एंड में बड़े बैंक्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल न्यू एंट्रेंट्स में मैंने आपको बताया पिडिलाइट, एयरटेल फाइनेंस। उसके बाद में अगर हम बात करें न्यू एज कंपनीज में, तो मैंने आपको बताया पेटीएम।
अब अगर हम एनबीएफसीज़ की बात करें तो एनबीएफसीज़ में 2 कैटेगरी है। एक तो जो छोटे-छोटे एनबीएफसीज़ है, बड़ी एनबीएफसी भी जो कि ओवर वैल्यूड है लाइक बजाज फाइनेंस, उन पे भी इम्पैक्ट आ सकता है। तो इम्पैक्ट का मतलब ये नहीं हुआ कि बहुत ही ज़्यादा आप लॉसेस से हो जाएँगे, बहुत ज़्यादा गिर जाएगा स्टॉक का रेट, बट एक अच्छा करेक्शन आ सकता है। प्लस अगर आप अभी फ्रेश एंट्री उस स्टॉक में कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। जिस तरह की ग्रोथ उसने पास्ट में दिखाई है, उस तरह की ग्रोथ आपको नहीं मिलेगी। नाउ देयर आर सम लैंडिंग कंपनीज़ लाइक एसबीआई कार्ड है, तो उसमें ऑलरेडी बहुत करेक्टेड पे चल रहा है, तो थोड़ा बहुत ही करेक्शन हो सकता है, बट अगेन उसमें आपको उतनी ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिलेगी जितनी अभी कंपैरेटिवली दूसरे सेक्टर या दूसरे स्टॉक्स में आपको मिल सकती है। उसके बाद में जो छोटे-छोटे फाइनेंस बैंक्स है लाइक उज्जवल फाइनेंस, स्मॉल बैंक, इस तरह के बैंक्स में अफेक्ट हो सकता है। अगर हम बात करें बड़े बैंक्स की लाइक एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, तो इसमें जो बहुत ओवर वैल्यूड बैंक्स है लाइक कोटक महिंद्रा वगैरह, उसमें करेक्शन आ सकता है थोड़ा, और उसमें आगे आपको इतनी ग्रोथ अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलेगी। बट ऑन द कॉन्ट्री अगर हम बात करें एचडीएफसी बैंक की, तो एचडीएफसी बैंक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेक्टेड फॉर्म में है, तो इससे ज़्यादा और करेक्शन आने की प्रोबेबिलिटी कम है। बट हाँ, ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज़ में हो सकता है कि बहुत जल्दी बहुत अच्छी ना मिले, बट हाँ, इस तरह के बैंक्स में, इस तरह के उस स्पेस में आप एंटर कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपको फाइनेंस स्पेस को टोटली अवॉइड करना है, आपको उसमें एंटर नहीं करना, बट यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट। आपकी जो स्ट्रेटेजी है, ये नहीं होनी चाहिए कि आपके पास जो स्टॉक्स हैं, उनको भी आप सेल कर दो या फिर आप फाइनेंस स्पेस में स्टॉक्स बाय ही नहीं करो। बट योर स्ट्रेटेजी शुड बी, यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव। हर एक स्टॉक जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसकी आपको इंडिविजुअली अच्छे से रिसर्च करनी होगी कि क्या अभी वो ओवर वैल्यूड है, इस चीज़ का क्वेश्चन ज़रूर ढूँढना होगा। सेकंड, अगर ओवर वैल्यूड नहीं है, ग्रोथ पोटेंशियल कितने टाइम में और कितना एक्सपेक्टेड है और आप कितने टाइम के लिए उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो। तो अगर आप इस स्ट्रेटेजी पे काम करोगे तो आई होप आप डेफिनिटली बेनिफिट हो सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।